चलो बच्चों, जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात करी कि कहीं पर भी हमारा मौजूद है एफ सेंटर, तो उसके कारण आयनिक कंपाउंड में खास बात क्या आ जाती है कि उसके अंदर एनायन की जो वॉइड क्रिएट हो रही है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम एफ सेंटर का नाम देते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप है ये मान लो वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके चारों तरफ यहां पर ए प्लस के एटम और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ए प्लस उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ए प्लस उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ए प्लस उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपने आजू बाजू की ये जो खूब बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर इधर मौजूद है, चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इनके एनवायरनमेंट में, ये जो एटम है इनके एनवायरनमेंट में ऊपर नीचे मोशन कर सकता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर यदि पहुंच गया, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ मिक्स हो गया, इसके साथ मिक्स हो गया, इसके साथ मिक्स हो गया, तो जब रेडिएशंस पड़ेंगे इस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के ऊपर, तो ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ मिलकर एक्साइट और डी एक्साइट होगा, जिस कारण से ये रेडिएशंस को बाहर फेंकेगा। और इन रेडिएशन के कारण ही आपको कंपाउंड के कलर दिखाई देते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, ऐसा ही पहले भी हो चुका है। जब आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा कि ग्रुप वन की मेटल की रिएक्शन यदि लिक्विड NH3 के साथ कराई जाती है, लिक्विड NH3 के साथ कराई जाती है, तो वहां पर कंपाउंड्स के अंदर आपको ब्लू कलर दिखाई देता था। याद करो, वहां पर कंपाउंड का कलर क्या हो जाता था? ब्लू हो जाता था। उसका भी कारण कुछ यही होता था। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनते थे, अगर आपको याद हो। चलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। हो सकता है सारे बच्चों को याद ना हो, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप एक काम करिए, आप इस सवाल को करिए कि NaCl को रखा गया है Na की वेपर के अंदर। NaCl को रखा गया है Na की वेपर के अंदर। इसने दो एफ सेंटर बनाए हैं। तो यदि दो एफ सेंटर बनाए हैं तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? अब दो एफ सेंटर कहां पर बन सकते हैं? तो जरा सोचना है आपको। और सोचना यह है कि एफ सेंटर कहां बनेंगे, होगा क्या? जरा फिर से सोचो। NaCl है, NaCl को Na की वेपर में रखा गया। यहां से क्या होगा? इसके क्लोराइड आयन Na से रिएक्ट करने के लिए ऊपर गए होंगे, यानी क्लोराइड आयन जहां जहां मौजूद होगा वहां पर एफ सेंटर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि एफसीसी के अंदर क्लोराइड आयन कहां मौजूद थे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आयनिक कंपाउंड में इन जनरल एनायन बनाता है एफसीसी, और कैटायन आता है इसकी वॉइड के अंदर। और एफ सेंटर बनाने के लिए कहां पर हमको ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है किस जगह पर? जहां एनायन थे। तो एनायन यहां थे, यहां थे, यहां थे, यहां थे, फेस पर थे, इस फेस पर थे, इस फेस पर थे, फ्रंट पर थे, बैक पर थे, सारे कॉर्नर पर थे, ठीक है, ये नीचे वाली फेस पर। तो आपको जो फॉर्मूला सोचना है वो सोचना है, यदि दो हट गए कॉर्नर से, यदि दो हट गए कॉर्नर से, ठीक है, यदि दो हट गए फेस से, यदि एक हट गया कॉर्नर से और एक हट गया फेस से। सोचिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहे हैं आपके जवाब, ठीक है। तब तक मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये चीज आपने पहले भी कहां पढ़ी है। तो चलते हैं इस चीज के डिस्कशन पे। रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन
विथ लिक्विड NH3। ठीक है, देखो जरा सा होता क्या है कि इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सुनिए जरा सा मेरी बात थोड़ी सी। याद है, बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो सुन लीजिएगा। जैसे NH3 है, उसका सेल्फ आयनाइजेशन, जैसे वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है ना, वैसे NaCl NH3 का भी सेल्फ आयनाइजेशन होता है। ये टूटा NH2 माइनस और H प्लस में। जैसे वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होता था, H2O टूटता है किस में, OH माइनस में और H प्लस में। ठीक है, मान लो इसके लिए इसका डिसोसिएशन जो है वो K1 है, इसका डिसोसिएशन K2 है। ठीक है, अच्छा, यदि हम इन दोनों में आपसे कहें कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप जरा दिमाग लगाओ और सोचो, H प्लस निकलने के बाद ये बन रहा है, ये बन रहा है, एक में चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, एक में चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। जब भी आप किसी पीरियड में देखते हैं तो बेसिक नेचर देखने का तरीका होता है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब ये अपने, ये वाला जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखेगा, यानी ये कैसा बेस होगा, इसका बेसिक नेचर कम होगा। यदि O माइनस का बेसिक नेचर कम हुआ, इसका मतलब जो H2O का K2 होगा और NH3 का K1 होगा, उनमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताती है कि K2 की वैल्यू काफी बड़ी होती है K1 से, यानी ये तो बहुत 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 कम टूटता है, लेकिन ये इसकी तुलना में ठीक ठाक टूट जाता है। हालांकि ये भी टूटेगा कितना, 10 की पावर -7, और ये इससे भी कम टूटता है। आई बात समझे? अब देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इन रिएक्शन में होता क्या है। आपने ग्रुप 1 की मेटल को उठाकर डाला पानी में, मेटल पहुंची, इन मेटल की टेंडेंसी क्या है, ये तुरंत पानी में या कहीं पर भी इनकी टेंडेंसी ये है कि तुरंत ये क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो इन मेटल ने क्या किया, तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर दिया M प्लस में और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ये इलेक्ट्रॉन पूरे लिक्विड में टहलता है, किसकी तलाश में, कि कहीं से इसको H प्लस मिल जाए, और यदि इसको H प्लस मिल गया तो ये उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, एक बार और, एक बार और। ठीक है, मैं इसको कंटेनर में आपको दिखाकर फिर समझाता हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, पहले मैं आपको पानी की कहानी बता रहा हूं। यहां पर मौजूद है वाटर H2O, जो टूटा हुआ है, इसने ठीक ठाक अमाउंट में क्या चीज यहां प्रोड्यूस कर रखी है, H प्लस और OH माइनस। ठीक, मेटल आपने उठाकर पानी में डाली, मेटल की टेंडेंसी क्या है, तुरंत वो क्या कर देगी, M प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और निकालेगी एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस पानी में दौड़ेगा इधर उधर, किसकी तलाश में, H प्लस की तलाश में। अगर तो इसको H प्लस मिल गया तो इसको मजे आ जाएंगे। तो यहां ये दौड़ता हुआ इधर उधर भागा कि कहां है रे H प्लस है क्या, और इसको मिल गए ठीक ठाक अमाउंट में H प्लस। इसने H प्लस को न्यूट्रलाइज किया और यहां पर कौन सी गैस इधर से बाहर इवॉल्व करा दी, इसने यहां से इवॉल्व करा दी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में बाहर चली गई। ठीक, और इसने क्या चीज यहां पर बना दी, इस सॉल्यूशन को कर दिया क्या, बेसिक। यानी क्या चीज हो गई, M
रिएक्ट विथ H2O, ये फॉर्म करेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। आई बात समझ? यहां पर इस चीज का फॉर्मेशन हो गया। अब होता क्या है, जब आप यही काम करवाते हो किसके साथ, जब यही सेम चीज आप करवाने की कोशिश करते हो लिक्विड NH3 के साथ, यहां पर क्या हुआ, फिर से ये है हमारा अब की क्या, NH3 लिक्विड, NH3 लिक्विड जो बहुत कम डिसोशिएट हुआ है। अब क्या हुआ, यहां पर मेटल मिलाई गई, मेटल M प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से भागा कि कहाँ है रे H प्लस, लेकिन ये भागता रहा, इसको बेचारे को कहीं पर भी H प्लस मिला नहीं। अगर H प्लस मिल जाता तो धड़ाक से हाइड्रोजन गैस निकाल देता। अब H प्लस मिला नहीं क्योंकि ये सबका सब कुछ इसी फॉर्म में मौजूद है। तो होता क्या है, यही NH3 के मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में ये चीज पड़ी है, तो M प्लस को चारों तरफ से आकर घेर लिया जाता है, किसके द्वारा, NH3 के द्वारा, क्योंकि इसके पास दो टर्मिनल है, जस्ट लाइक वाटर, वो पॉजिटिव को भी घेर सकता है निगेटिव को भी, और इसको भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहीं गया नहीं, ये भी चारों तरफ से घिर जाता है, किसके द्वारा, इन NH3 के द्वारा। ठीक है, इनकी आप फॉर्म को ऐसे लिखते हो, जैसे ये घेर लिया गया होगा तो इसको आप ऐसे भी बनाते हो, या कभी कभार कहीं कहीं पर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें इसको ऐसे भी दिखाया जाता है कि ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप का। ये क्या मॉलिक्यूल है, NH3 का, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे, इस टाइप से दिखाया जाता है। ठीक है, या इसको फॉर्मूले की तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि M चारों तरफ से घिरा हुआ है अमोनिया के द्वारा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, M NH3 का होल Y, डब्बे के ऊपर चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन NH3 का होल X, कुछ भी XY कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं, यहां माइनस। जब वाटर किसी चीज को चारों तरफ से घेरता है तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड बना है। जैसे यहां M ने इन चीजों को चारों तरफ से घेरा है, तो यहां पर इसको बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायनिक पार्ट, और इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां जो ये इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आजू बाजू जगहों पर क्या चीज मौजूद है, इधर NH3 का मॉलिक्यूल है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, NH3 का मॉलिक्यूल। तो ये रेडिएशन पड़ने पर ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इनके एनवायरनमेंट में ऊपर नीचे मोशन कर सकता है, जिसके कारण ये रेडिएशंस को बाहर निकालेगा। ठीक है, और इसके कारण इन जो सॉल्यूशन है उनका कलर आता है। ठीक, अब ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड कैटायनिक पार्ट है, ये जो प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो सॉल्यूशन होता है ना ग्रुप 1 का लिक्विड NH3 के साथ, उसके अंदर मजेदार प्रॉपर्टियां होती हैं। सबसे पहली बात, ये सॉल्यूशन आपका शो करने लगता है कंडक्शन। ठीक, दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस सॉल्यूशन का नेचर होता है क्या, पैरामैग्नेटिक। कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, दोनों, कैटायन और एनायन, ये पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, ये पार्ट भी, दोनों पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। एसिमेटिक कर रहा हूं। पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, क्या पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे को दिया जा सकता है,
और इस कारण से ये शो करता है कौन सा नेचर? रिड्यूसिंग नेचर। ठीक, रिड्यूसिंग नेचर भी शो करने का कारण यही है। अब इसका जो कलर होता है वो कलर आता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। बट एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, but at very high concentration color become यदि आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ले लिया तो सॉल्यूशन जो हो जाता है वो आपका डायमैग्नेटिक हो जाता है। इसको याद रखना है आपको, डायमैग्नेटिक हो जाता है और तब हाई कॉन्सेंट्रेशन पर इसका जो कलर हो जाता है ये हो जाता है ब्लू ब्रॉन्ज कलर। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा लेकिन समझ लीजिए अब अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा चलो यहां तक बात निकली तो एक बात इस पर मैं और कर लूं कि ग्रुप वन में, इसको मैं नोट करके यहां लिख देता हूं, ग्रुप वन में यदि आपने, जैसे मेटल है, ये हमने ग्रुप वन की मेटल ली, ठीक है, और इसमें हमने रिएक्शन करा दी NH3 लिक्विड के साथ, बन गया आपका क्या? ये कैटायनिक पार्ट बन गया, अमोनिएटेड कैटायनिक पार्ट, और ये बन गया एनायनिक पार्ट। ठीक है, अब होता क्या है, यदि आप इसको, इस सॉल्यूशन को या तो हीट कर दो या इसके अंदर आप मिला दो इंप्योरिटी ऑफ डी ब्लॉक, इंप्योरिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दो, या हल्का सा गर्म कर दो, या क्या कह रहे हैं, या तो हल्का सा गर्म कर दो, ये सब और में है, या इंप्योरिटी ऑफ डी ब्लॉक कर दो, या थोड़ी देर इसको खुला छोड़ दो ऑन स्टैंडिंग। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो पर्टिकुलर अमोनिएटेड कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट है ना, ये सॉल्यूशन डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है और बन जाता है आपका मेटल का NH2 एमाइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ग्रुप वन में यदि NH3 के साथ रिएक्शन कराई जाए, हल्का सा हीट कर दिया जाए, इंप्योरिटी मिला दी जाए, या थोड़ी देर तक इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, तो ये चीज हो जाती है। देखो बच्चों, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। यदि आप देखो तो हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर NH3 का जो डिसोसिएशन हो रहा था, जो बहुत कम था NH2 माइनस और H प्लस में, यदि आप इसको हीट करोगे, हीट करने पर डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा तो H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो मेटल को H प्लस मिल जाएगा, और तब वो कौन सी गैस बाहर निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? यानी यदि आपने मेटल मिलाई, सबको आना चाहिए समझ में, यदि हमने मेटल मिलाई और मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और हमने हीट करा हुआ है, तो यहां पर H प्लस मौजूद होगा। कहां है रे H प्लस? ये H प्लस को ढूंढ लेगा और कौन सी गैस बाहर निकाल देगा? ये वाली।
और मेटल का बचा हुआ पार्ट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो हीट करने से ये हो रहा है। दूसरी बात, इंप्योरिटी ऑफ डी ब्लॉक। देखो बच्चों, डी ब्लॉक का काम क्या है? डी ब्लॉक बहुत अच्छे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, जो इजीली फॉर्म कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक ऐसे कंपाउंड हैं जो इजीली फॉर्म कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। और जब आपने डी ब्लॉक की इंप्योरिटी यहां मिलाई तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब ये और ये में ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स ये बना सकता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये चीज डिसोशिएट होती है और जाकर जुड़ती जाती है मेटल के साथ। सर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो जरा सा, आप यदि याद करो एक छोटी सी चीज कि यदि हम AgCl लेते थे, ठीक है, AgCl को हम मिलाते थे पानी के अंदर, KCl के अंदर और अमोनिया के अंदर। पानी के अंदर, KCl के अंदर और अमोनिया के अंदर। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी इस केस में, सबसे ज्यादा होगी इस केस में, क्योंकि AgCl के मॉलिक्यूल NH3 के साथ क्या करते हैं? AgCl के मॉलिक्यूल NH3 के साथ क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए ये रिएक्शन लगातार फॉरवर्ड आती आती है। समझ में आई मेरी बात? यहां पर भी यही चीज हो रही है कि यदि आपने इसके अंदर डी ब्लॉक की इंप्योरिटी मिला दी, डी ब्लॉक अच्छी तरह से क्या करवा सकते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो ज्यादा प्रेफर करते हैं किसको? NH3 NH2 माइनस को। तो ज्यादा NH2 बनाने के चक्कर में ये रिएक्शन फिर से क्या होती है? फॉरवर्ड जाती है। फॉरवर्ड जाती है तो क्या होता है? आपने इंप्योरिटी मिलाई, बहुत ज्यादा नहीं मिलाया, रिएक्शन फॉरवर्ड गई, इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया क्या? फिर से कहां है रे? H+, फिर से मिल गया H+, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और फॉर्मेशन किस चीज का हो गया? एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अगली बात जरा सुनो। यहां पर ये नोट का A पॉइंट है। अब नोट का B पॉइंट देखो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, यहां पर मैं इस जगह पर नोट का B पॉइंट लिख रहा हूं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अंतर क्या है कि यदि आपने ग्रुप 2 लिया, पहले तो ग्रुप 2 में B और Mg उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, वो कैसी होती? बहुत ज्यादा, तभी वो कलर शो नहीं करते हैं फ्लेम में। जरा सोचना, सरली का भाई, अब पुछाई में ये भी आई। याद है सरली का भाई कि क्यों नहीं निकला रॉब से फ्लेम टेस्ट के दौरान? तो उसको जरा देखिएगा, वहां B और Mg फ्लेम में टेस्ट नहीं देते, और ना ही फ्लेम में टेस्ट क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो थी बहुत ज्यादा थी। सिमिलरली वो आपका ये टेस्ट भी नहीं देते हैं जो ग्रुप 1 और 2 लिक्विड NH3 के साथ देते हैं। वो ग्रुप 2 में यदि आपने NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो कहानियां वैसी होती हैं, बस कुछ जगहों पर अंतर आता है। अच्छा, ऊपर ऑन स्टैंडिंग में क्या हुआ? रेडिएशन एब्जॉर्ब किए होंगे, टेम्परेचर ही बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वो डिकम्पोज कर गया होगा। ग्रुप 2 में यदि आपने रिएक्शन कराई तो क्या होगा? मेटल ने NH3 से रिएक्शन करी, इस तरह से अमोनिएटेड कैटायनिक पार्ट बना, अमोनिएटेड एनायनिक पार्ट बना। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर है यहां जो कलर आएगा, वहां पर कलर ब्लू था, यहां डीप ब्लू ब्लैक ऐसे लिखा जाता है।
डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बनेगा। और जो दूसरी सबसे मजेदार बात है जो ध्यान रखनी है आपको, कि नो डिकम्पोजिशन, नो डिकम्पोजिशन ऑन स्टैंडिंग। इनमें रखे जाने के बाद ऊपर वाले की तरह से एमाइड और हाइड्रोजन नहीं निकलती, यहां पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। किसके रखे जाने पर? इनके रखे जाने पर ग्रुप वन वाले टूट जाते हैं, ये आपका डिसोसिएट नहीं होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है, मेटल के साथ ग्रुप वन के साथ जब कोई चीज चिपकती है तो लिटिल बिट अनस्टेबल होती है, लेकिन यदि ग्रुप टू के साथ वो चिपकी तो इसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। इस कारण से इसके अंदर डिकम्पोजिशन नहीं होता, जबकि ग्रुप वन के साथ क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है। चलो थोड़ा सा मैं इस पे बारे में और बोल देता हूं तो आपको और मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो पहले।